नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबी10 नवंबर 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। तो अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, तो इसमें जो टॉप रैंक में जो भारत में राज्य रहा है वो हरियाणा रहा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा ने है वो टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो हरियाणा ने यहाँ पे 34 गोल्ड मेडल जीते हैं, 39 सिल्वर जिसको रजत पदक कहा जाता है, और 26 यहाँ पे कांस्य पदक जीते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो हरियाणा ने किया है, क्योंकि हरियाणा ने टोटल 34 गोल्ड जीते हैं, 34 रजत जीते हैं और 26 आपके ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस बार जो है वो कौन सा संस्करण हो रहा था 2025 में, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो 2025 में ये दूसरा संस्करण हो रहा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो शुभंकर था वो था आपका उज्ज्वला या गोरैया। याद रखना है, उज्ज्वला गोरैया जो है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा टैगलाइन क्या थी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की। तो टैगलाइन थी भैया हौसलों की उड़ान। तो हौसलों की उड़ान जो है वो टैगलाइन थी 2025 जो हमारा जो पैरा गेम्स 2025 खेलो इंडिया था। और गान जो यहाँ पे था, थीम अगर मैं उसको कहूँ तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये यहाँ पे गान था, ये सॉन्ग था यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। अगर आप भी एचबी10 नवंबर में अपना एचबी10 क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं वो हैंड रिटन नोट्स जो अभी भी लास्ट के कुछ दिनों में आपकी एचबी10 परीक्षा को क्वालिफाई करा सकते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहनी है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल सकती है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप हमारे साथ ले सकते हैं। साथ में आपको मिलने वाले हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25T बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है। तो 25T बोलार्ड पुल टग ये क्या है, इसका नाम जो है इसका नाम है युवान। तो युवान नाम का एक बोलार्ड पुल टग जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अच्छा, ये है क्या पुल टग। तो पुल टग एक प्रकार का पावरफुल जहाज है। इस बात को आपने याद रखना है। इसका यूज बड़े जहाजों, पनडुब्बियों और अन्य जलयानों को खींचने, धकेलने या मार्गदर्शन के लिए किया जाता है, जिसको टग बोट भी कहा जाता है। टग बोट होता है जैसे कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, पनडुब्बियां होती है, उनको खींचने के लिए, उनको धकेलना है, वो बीच में खराब है, एक जगह से हिल नहीं रहे, तो उनका रास्ता दिखाने के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी भारत ने भारतीय नौसेना में जो चौथा 25T बोलार्ड पुल टग शामिल किया है, जो कि जिसका नाम है युवान। याद रखना है ये क्या नाम है, युवान जो है, युवान से लिया है ये 25T बुल टग। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अदरक की नई जंगली प्रजाति जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी की खोज हुई है। तो दो प्रजाति अदरक की नई खोजी गई है भारत के अंदर। तो ये जंगली प्रजाति है जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी की जो खोज हुई है वो आपकी उड़ीसा राज्य में हुई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आप हिमाचल प्रदेश टेट परीक्षा का पेपर देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के अंदर सर्वाधिक अदरक हिमाचल के किस जिले में पाया जाता है। तो हिमाचल में ना सिरमौर जिला, भाई सिरमौर जिले में सबसे ज़्यादा अदरक आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू की है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो पालना योजना शुरू की गई है वो मिशन शक्ति योजना के तहत शुरू की गई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो जो मिशन शक्ति योजना है इसके तहत जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत में पालना योजना शुरू की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसीलिए आप इन सभी बातों को डिटेल से याद रखें। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपको बिल्कुल पता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
कब मनाया गया? तो शून्य सहनशीलता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में जो मनाया जाता है, वो 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसकी जो थीम थी वो थी गति बढ़ाए, स्टेप द पेस। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो महिला जननांग विकृति के लिए जो शून्य सहनशीलता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 जो था, वो आपका 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को मेरे भाई बहन आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख वीसीएनएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के जो 47वें उप प्रमुख वीसीएनएस के रूप में जो नियुक्त किया गया है, जिसको वीसीएनएस कहता है, वीसीएनएस का मतलब होता है वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। तो याद रखना है, ये क्या है, हमारे जो आपके 1 अगस्त 2025 को किया गया है संजय वात्सायन जी को, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। वीसीएनएस का मतलब होता है वाइस चीफ ऑफ नोवल स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ द नोवल स्टाफ जो बने हैं, वो बने हैं आपके संजय वात्सायन साहब। और अगर वाइस एडमिरल की बात करें भारत की, तो वाइस एडमिरल जो वर्तमान में भारत में है वो है कृष्णा स्वामीनाथन। तो भारतीय नौसेना के जो 47वें उप प्रमुख बने हैं वो संजय वात्सायन बने हैं, अगस्त 2025 को बने हैं। और अगर बात करें वाइस एडमिरल की, तो एडमिरल जो इस समय सेना में बने हैं वो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर बात करें नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की, तो इसका आयोजन हेग नीदरलैंड में किया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, हेग नीदरलैंड में नाटो का जो यहाँ पे आयोजन किया जाता है 2025 में, जो कि हेग नीदरलैंड में ये नाटो है। नाटो का जो पूरा नाम है वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, नाटो की जो स्थापना हुई है वो 4 अप्रैल 1949। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो याद रखना है। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ है? हेग नीदरलैंड में हुआ है। इस बात को आप डिटेल से समझ गए। नाटो की फुल फॉर्म भी हमने देख ली। स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में नाटो के महासचिव, तो नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे बने हैं। वर्तमान में 32 देश हैं और 32वां देश जो नाटो में बना है वो स्वीडन बना है और 31वां देश जो बना था वो फिनलैंड बना था। तो 31 नंबर पे फिनलैंड है और 32 नंबर पे स्वीडन है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन आपको इस साल का पता है कि इस साल को जो नाटो का सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये नीदरलैंड के द हेग में हुआ था, जहाँ पे दुनिया का इंटरनेशनल कोर्ट भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है। तो नाटो का सम्मेलन अगले साल का होने वाला है। तो अगर अगले साल की बात करें तो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की के अंकारा शहर में आयोजित किया जाएगा। तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन है वो तुर्की के अंकारा शहर में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी का प्यार जो है यूट्यूब पे लगातार मिल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो और मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, तब जाके मज़ा आने वाला है। जी, अगला क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो शंघाई सहयोग संगठन का जो 25वां सम्मेलन जो इस बार होने जा रहा है वो आपका त्यानजीन चीन में। कहाँ पे होगा भाई? एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का जो 25वां जो सम्मेलन होगा वो आपका त्यानजीन चीन में होने जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बात करता हूँ त्यानजीन की। तो त्यानजीन जो है वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में ये पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सम्मेलन होगा आपका शंघाई सहयोग संगठन का वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुआ था। ये भी एग्जैक्ट डेट कभी कभार पेपर को टफ करके दे दी जाती है। और भारत की तरफ से जो ये शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हो रही है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको जरूर याद रखना है। और एससीओ जो शिखर सम्मेलन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो थीम और जो फोकस था वो था शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, तब अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे।
इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं एससीओ अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। तो शंघाई सहयोग संगठन जो 2027 में जो बैठक होगी तो वो कहाँ पे होगी, वो होगी अपने कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे ये 2026 में कहाँ होगी और 27 में कहाँ होगी। तो सभी लोग बताते रहे यस या नो में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो 2025 मनाया गया वो 15 जुलाई को मनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसका जो विषय था वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। तो याद रखना इसका विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दोस्तों, भारत के 15वें जो उपराष्ट्रपति जो बने हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कौन बने हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच कवर कर सकूं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारत के जो माननीय उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था जगदीप धनखड़, भाई धनखड़ साहब ने क्या दे दिया, अपने पद से इन्होंने दे दिया इस्तीफा दे दिया। तो फिर नए उपराष्ट्रपति जो बने वो बने सीपी राधाकृष्णन। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो एनडीए के उम्मीदवार थे जो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में, वो थे सीबी राधाकृष्णन जो जीते भी थे। इनको जो है वो 452 वोट मिले, है ना। जबकि जो दूसरे थे हमारे रेड्डी, क्या नाम था उनका नाम मैं थोड़ा सा स्किप कर गया माइंड से, उनका नाम था आपका सुदर्शन रेड्डी। तो आपके जो यूपी के उम्मीदवार थे, याद रखना है कि एनडीए के उम्मीदवार तो थे सीपी राधाकृष्णन, और आपकी विपक्ष के, अगर कहूँ तो आपका विपक्ष के यूपीए के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि 152 वोट से जो है हार गए, क्योंकि 452 वोट पड़े सीपी राधाकृष्णन को, तो ये जीत गए। करंट ऐसे क्वेश्चन भी अंदर जाके आता है। और मात्र 300 वोट पड़े रेड्डी साहब को, तो ये 152 वोट से भैया यहाँ पे हार गए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात की जाए तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। और इसकी जो थीम थी वो थी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। देखिए, जो आज का डिजिटल युग है इसमें जो लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई है। तो साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ, हरेला पर्व की बात करें तो हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये 16 जुलाई 2025 को मनाया गया था। और इसमें जो थीम थी कि एक पेड़ माँ के नाम, हरेला त्यौहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। तो एक पेड़ माँ के नाम और हरेला त्यौहार मनाओ और धरती का ऋण चुकाओ, ये यहाँ पे थीम थी। तो ये उत्तराखंड राज्य, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, लगातार दूसरे बार मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, देहरादून में है। अच्छा, बात करें उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो है नैनीताल। कहाँ पर है दोस्तों, नैनीताल। तो आप भी जरूर कभी घूमने जाइए, नैनीताल बहुत अच्छी जगह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है, कि वो कौन सा राज्य है जिसकी जो परियोजना है उसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो नागालैंड राज्य की जो एक परियोजना है स्कॉच बोले तो MFMP, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2025, ये जो है वो एक वन परियोजनाओं के लिए ये स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। तो स्कॉच पुरस्कार जो मिला है वो किस राज्य की वन परियोजना के लिए, तो ये मिला है NFMP बोले तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ये पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। तो आप जोरदार तरीके से एक बार हर हर महादेव जय श्री गुरु महाराज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा, बहुत मजा आता है आपके इन पॉजिटिव कमेंट से जी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल से क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कौन सी योजना शुरू की है। तो अभी 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था इसी महीने। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हमारे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके द्वारा एक योजना शुरू की गई है
वृद्ध लोगों के लिए तो है रोगी मित्र योजना, क्योंकि जब आप वृद्ध होंगे तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो दवाइयाँ वगैरह लाते हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, एक योजना इन्होंने शुरू कर दी सुक्खू जी ने, जिसका नाम था रोगी मित्र योजना। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो जी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद, देखो ये व्यक्ति पहले क्या थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद किसे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एचपी, जो हिमाचल प्रदेश जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका जो है वो क्या बनाया गया है, तो उसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का जो अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का जो अध्यक्ष है वो प्रबोध सक्सेना को बनाया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल में किस घाटी का हाल ही में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होने का संबंध समाचार रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है। तो समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में जो हिमाचल प्रदेश के जो शीत मरुस्थल है वो किस घाटी का हाल ही में जो है वो यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होने से समाचार रिपोर्टों में उल्लेख आया है, तो वो है हमारा स्पीति वैली। भाई जो स्पीति वैली है उसके बारे में जो चर्चा हुई है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके बारे में हुई है, शीत मरुस्थलों के बारे में। तो ये जो हुई है वो स्पीति वैली, भाई स्पीति वैली की चर्चा जो है हुई है वो यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर का ये रिजर्व का हिस्सा है। तो चर्चा इसकी अखबारों में हुई थी कि भाई जो ये हिमाचल की जो स्पीति वैली है वो ऐसी वैली है जो कि यूनेस्को जो विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जरूर याद रखते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन ले चलता है कि सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई है। तो भारत में पहली बार जो प्राकृतिक गैस की जो खोज की गई है वो अंडमान बेसिन में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों, अंडमान बेसिन में की गई है। तो सितंबर 2025 की ये बात है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने क्या किया है, पहली बार प्राकृतिक गैस की यहाँ पे खोज कर डाली है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है। तो नोएमी फ्लोरिया जो कि अमेरिका की है, इसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो याद रखना है कि 2025 में जो यूएनईपी पुरस्कार जो मिला है वो जो है वो युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो नोएमी फ्लोरिया को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का जो खिताब जीता है वो भारत देश ने जीत लिया है, और भारत जो है वो 9वां एशिया कप खिताब जीता है भारत ने, ये आपको जरूर याद रखना है। तो भारत इस बार कौन सा एशिया कप जीता है, 9वां एशिया कप जीता है। और याद रखना कि मेजबान जो यहाँ पे टीम रही थी वो संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा था। और एशिया कप का इस साल जो 2025 में था वो 17वां संस्करण था। भारतीय टीम के कप्तान अगर मैं बताऊं तो 2020 में कौन है, सूर्य कुमार यादव थे, ये भी आपको जरूर याद रखना है। और अभिषेक शर्मा इसमें मैन ऑफ द सीरीज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अभिषेक शर्मा ने, तो उनको चाहे आपने देखा होगा एक गाड़ी भी मिली थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये यूएई में जो है ये टूर्नामेंट हुआ था। आज का इस टॉपिक का आखिरी बेहतरीन क्वेश्चन की ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में जो टॉप पे रहा है वो सिंगापुर रहा है। सिंगापुर ने जो है वो ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में जो है वो क्या दिया है, 98% अपना दिया है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ग्लैप ग्लोबल जो सेफ्टी रिपोर्ट 2025 है इसमें शीर्ष स्थान पे जो रहा है वो सिंगापुर रहा है। और कल सुबह से आपके बीच आने वाली है मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैराथन से आपको बहुत कुछ सीखना है, और मैराथन के साथ आपको जरूर इन मैराथन को देखना है। करंट अफेयर की एक वीडियो और आ सकती है, उसके बाद करंट अफेयर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर अब एक बड़ी वीडियो करंट अफेयर की आएगी 40 से 45 मिनट की। देन एक अब मैराथन आने वाली जो कि 40 से 50 मिनट की मैराथन रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैराथन को प्यार दें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय माता दी, हर हर महादेव।